तक प्रीवियस लेसन की बात है, प्रीवियस लेसन में हमने बेटा ग्रेविटेशन की बात की और हमने ग्रेविटेशन के बारे में सीखा कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज जो होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और बेटा मटेरियल बॉडीज के बीच में ये अट्रैक्शन जो होती है, इस अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। आप देखो बेटा, अट्रैक्शन खुद क्या होता है? अट्रैक्शन बेटा खुद फोर्स होता है कि नहीं? अट्रैक्शन इन्वॉल्व्स फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ मटेरियल बॉडीज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि नहीं? तो आप बेटा सबसे पहली बात याद रखोगे, दो मटेरियल बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको बेटा हम ग्रेविटेशन के नाम से ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा सबसे पहले हम इस चीज को मेंशन करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। The force of attraction between material bodies। यहां पे बेटा एक कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। ग्रेविटेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज समथिंग डिफरेंट। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। और गेटिंग टू इट, जहां तक बेटा ग्रेविटेशन की बात है, याद रखिए ग्रेविटेशन बेटा खुद एक फिनोमिनन है। ये एक बेटा नेचुरल फिनोमिनन है, यानी ग्रेविटेशन कुदरत का एक अमल है, ठीक है। यानी कुदरत में दो मटेरियल बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। और जहां तक बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है, मैं बता रहा हूं कि मटेरियल बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप ये कह सकते हो, व्हेन somebody asks you what is gravitation, you will say simply this is gravitation is attraction, ठीक है। And when somebody asks you what is gravitational force, then you will say it is the attractive force between the two material bodies। ओके बेटा, चलिए बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास दो मटेरियल बॉडीज हैं। ये एक मटेरियल बॉडी है, ये बेटा एक और मटेरियल बॉडी है, ठीक है बेटा। मान लेते बेटा इसका मास, ये पहली वाली बॉडी जो है, मान लेते बेटा इसका मास है m1 और ये दूसरी मटेरियल बॉडी जो है तो इसका मास है बेटा m2, ठीक है बेटा। और मान लेते हैं कि बेटा इन दो मटेरियल बॉडीज के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस, सपोज दैट डिस्टेंस इज r और गेटिंग टू इट। अब हम जानते हैं कि ये मटेरियल बॉडीज क्या करेंगी? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। चलो बेटा हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल F से बेटा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है और ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है। और गेटिंग टू इट, अब सवाल है बेटा कि इन दो मटेरियल बॉडीज के बीच में कितना फोर्स होगा, ठीक है। एक्चुअली वही बात, पेन को छोड़ते हैं गिर जाता है कि नहीं? पेन बेटा जमीन की तरफ गिर जाता है, लेकिन ना दूसरी तरफ हमारे बगल में जो साथी बैठा हुआ है, हमारा भी बेटा मास है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अट्रैक्ट करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अर्थ और पेन के बीच में ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा है और आप और आपके साथी के बीच में जो फोर्स है ये फोर्स बहुत ही कम है। और गेटिंग टू इट, तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि इन दो मटेरियल बॉडीज के बीच में ये फोर्स जो है, ठीक है, तो किस चीज के बराबर होगा? तो आप याद रखेंगे
इसके बारे में सबसे पहले एक बंदे ने कहा, उसको बेटा सर इसाक न्यूटन के नाम से जानते हैं। बात समझ आई? सर इसाक न्यूटन बेटा वो बंदा था जिसने सबसे पहले बताया कि दो मटेरियल बॉडीज के बीच में कितना फोर्स होगा। बात आपको समझ आई? ठीक है, पहले बेटा थोड़ा मैं रब आउट कर लेता हूं। और यहां पे बेटा एक इंटरेस्टिंग कहानी है न्यूटन के बारे में, लेकिन इस कहानी के बारे में ये याद रखिए, हम ये नहीं जानते हैं कि ये कहानी किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। कहते हैं बेटा न्यूटन का जन्म बेटा 1641 में हुआ था। कब? 1641 में। ठीक है, और बेटा इसके बाद 21 साल की उम्र में उसको बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाता है। कहां है उसको भेजा जाता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इसके बाद बेटा 4 साल तक वहां पढ़ाई करने के बाद, 4 साल के बाद क्या होता है कि जिस तरह आजकल बेटा हम पेंडेमिक के शिकार हो चुके हैं, कोविड-19 के हम शिकार हो चुके हैं। उस जमाने में भी बेटा पेंडेमिक आया था। उस जमाने में बबोनिक प्लेग के नाम का एक पेंडेमिक आया हुआ था। तो जिस तरह आपके स्कूल बेटा बंद हुए थे, उसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उस प्लेग की वजह से बंद हो जाती है। और न्यूटन बेटा घर चला आता है। कहते हैं कि न्यूटन के घर के सहन में एक एप्पल ट्री था। उसके घर के सहन में एक एप्पल ट्री था। मैं कह रहा हूं कि ये लीजेंड है, पता नहीं ये कहानी किस हद तक सही है। और गेटिंग टू इट, तो कहते हैं कि वो बेटा एप्पल ट्री के नीचे चाय पी रहा था। तो क्या हुआ, ऊपर से एक सेब नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर वो बेटा उस सेब के बारे में सोचते सोचते इस चीज पे चला आता है कि दो मटेरियल बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और उनके बीच में जो फोर्स है उसने बेटा हमें बता दिया कि वो फोर्स किस चीज के बराबर होगा। और तो न्यूटन ने बेटा क्या कहा वो यहां पे हम मेंशन करते हैं। न्यूटन ने बेटा इस फोर्स के बारे में 3 बातें कही। ठीक है, दो मटेरियल बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसके बारे में कितनी बातें कही? 3 बातें कही। तो सबसे पहली बात बेटा क्या कही? सबसे पहली बात, ये दो बॉडीज के बीच में बेटा ये फोर्स जो है, उसने कहा कि ये फोर्स इन दो मटेरियल बॉडीज के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड रखता है। बात समझ आई? तो पहली बात मैं बता रहा हूं, द फोर्स बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज। ये पहली बात थी जो उसने कही है, ये यहां पे हम मेंशन करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स between the two bodies is directly proportional to the product of the masses of the two bodies। बेटा एक बार बात याद रखना, हम एक्चुअली डिस्कस क्या करें, हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि दो मटेरियल बॉडीज के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हम जानना चाहते हैं कितना अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हाउ मच अट्रैक्टिव फोर्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात, इस बात के बारे में सबसे पहले हमें किस बंदे ने बताया? सर इसाक न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन ने 3 बातें कही। पहली बात क्या कही बेटा? कि इन दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स जो होगा, हाँ जी, ये फोर्स इन दो बॉडीज के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड रखेगा। ठीक है, अगर बेटा यही चीज हम मैथमेटिकली लिखें, अगर मैथमेटिक्स में यही बात हम लिखें, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बेटा ये फोर्स जो है द फोर्स F, ठीक है,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हो मैथमेटिक्स में सिंबल क्या है इसके लिए बेटा ये वाली सिंबल है। इसका मतलब हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज, इस बॉडी का जो मास है इनके मासेस को क्या करना है, प्रोडक्ट जानते हो मल्टीपल कर देना है, ठीक है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। ओके बेटा, बात बेटा समझ आई। तो अब इस बात का मतलब क्या है, सोचो जरा इस बात का मतलब क्या है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो बॉडीज के मास के प्रोडक्ट पे सीधे डिपेंड रखता है। इसका मतलब हुआ कि इन दो बॉडीज के मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना बेटा ये फोर्स भी ज्यादा होगा। बात आपको समझ आई? शायद आपके उस सवाल का जवाब, ठीक है, आपको यहां मिल रहा है जो मैंने आपको पूछा था। आपके बगल में जो साथी बैठा हुआ है, आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले अर्थ और पेन की बात करेंगे। पेन का थोड़ा सा मास है, पेन का थोड़ा सा मास, लेकिन अर्थ का बहुत ही ज्यादा मास है कि नहीं? बहुत 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 ज्यादा मास है। जब हम इन दो मासेस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हमको मिलेगी, है कि नहीं? मास का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? इसलिए अर्थ और पेन के बीच में कंसिडरेबल फोर्स होता है, काफी फोर्स होता है, इतना फोर्स होता है कि ये अर्थ पेन को अपनी तरफ खींच लेती है। अब जहां तक आप दो स्टूडेंट्स की बात है कि नहीं? एक स्टूडेंट का मास ज्यादा से ज्यादा 50 kgs के अराउंड होगा, दूसरे स्टूडेंट का मास 50 kgs के अराउंड होगा। प्रोडक्ट करेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, तो मास का प्रोडक्ट जो यहां पे हमें नंबर मिलेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। और इसीलिए हमारे बीच में जो ये फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ही थोड़ा होता है। इसलिए हम बेटा उस अट्रैक्शन को महसूस नहीं करते। बात आपको बेटा समझ आई? तो अब बेटा इसके आगे उसने बेटा दूसरी बात कही। दूसरी बात बेटा न्यूटन बोलता है कि इन दो बॉडीज के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, उसने कहा ये उल्टे में इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड रखता है। शायद आपको बात समझ नहीं आई। मैं एक बार इसको लिखता हूं तो फिर जाकर मैं इसको इलॉबरेट करता हूं ताकि आप इस बात को समझ लो, ठीक है। तो न्यूटन बेटा बोलता है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them। ये बेटा दूसरी बात न्यूटन ने कही, ठीक है। अब जरा इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझने के लिए पिछली वाली बात, यहां मैंने कहा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं सर? और यहां पे मैं बता रहा हूं द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपके 8th क्लास में रेशोज और प्रोपोर्शंस पे एक चैप्टर था, ठीक है, शायद आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज आप इस बात को अच्छे से समझ लेते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस, ठीक है, अगर इस साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये वाली इन क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर मास का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। बात आपको समझ आई? और जहां तक बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ सीधी तौर पे दारोमदार रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ उल्टी तौर पे दारोमदार रखना। उल्टी तौर पे दारोमदार रखना समझ आता है? अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। बात आपको समझ आ रही है? और मैं बता रहा हूं न्यूटन ने क्या कहा कि इनके बीच में ये फोर्स जो है, इनके बीच में ये फोर्स जो है, ये फोर्स बेटा इनके बीच में जो डिस्टेंस है
उसके स्क्वायर पे उल्टे में डिपेंड रखता है। इसका मतलब हुआ जितनी बॉडीज बेटा हम एक दूसरे से क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ये फोर्स क्या होगा, कम होगा। बात आपको समझ आई? क्योंकि इस डिस्टेंस और फोर्स के बीच में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी है, इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। बात आपको समझ आ रही है? और इतना ही नहीं, मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस ज्यादा होगी फोर्स कम होगा। कितना कम होगा? स्क्वायर टाइम्स कम होगा। कितना कम होगा? स्क्वायर टाइम्स कम होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूं। अगर मैं बेटा डिस्टेंस को डबल करता हूं, क्या करता हूं, डिस्टेंस मैंने डबल कर दी, ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा, स्क्वायर टाइम्स 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 2 आर 4, फोर्स बेटा 4 गुना कम हो जाएगा। और गेटिंग टू इट? तो बेटा ये दूसरी बात किसने कही, न्यूटन ने कही। तो ये बात भी बेटा हम यहां पे मैथमेटिक्स में बेटा एक्सप्रेस करते हैं। तो न्यूटन ने कहा दिस फोर्स F इज, ओके बेटा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा सिंबल एक बार वही है, ठीक है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहां उस क्वांटिटी को बेटा डिनोमिनेटर में लेते हैं। So force is inversely proportional to square of distance. So F is proportional to 1 upon r square. Are you getting to it? अरे बात समझ आई? इनवर्स, जब मैथमेटिक्स में हम इनवर्स की बात करते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए x कोई नंबर है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स बेटा होता है 1 upon x, ठीक है। If x is a number, इसका इनवर्स मींस उल्टा, इसका उल्टा क्या है, 1 upon x। तो यहां पे चूंकि बेटा न्यूटन ने कहा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझ आई? ये दूसरी बात समझ आई? जितना बेटा आप चीजों को क्या ले जाओगे, दूर ले जाओगे, इस फोर्स का क्या होगा, ये बेटा फोर्स कम हो जाएगा। और किस हिसाब से कम होगा, स्क्वायर टाइम्स कम होगा। डिस्टेंस आपने डबल कर दी, फोर्स 4 गुना कम होगा। अच्छा मैं सवाल पूछता हूं, अगर हमने डिस्टेंस बेटा 3 गुना कर दी, अगर डिस्टेंस कितनी गुना कर दी, 3 गुना, बताओ फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा? मैं बता रहा हूं, स्क्वायर टाइम्स 3 3 आर 9, तो फोर्स 9 टाइम्स बेटा कम हो जाएगा। अगर बेटा हमने डिस्टेंस बेटा, ठीक है, 4 गुना कर दी, 4 गुना हमने इनको दूर लिया, फोर्स बताइए 4 4 आर 16 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो न्यूटन की कही बेटा 2 बातें हुई, लेकिन मैंने कहा उसने 3 बातें कही, और वो तीसरी बात बेटा यहां पे ऊपर मैं मेंशन कर लेता हूं, ठीक है। तो तीसरी बात बेटा न्यूटन बोलते हैं, द फोर्स acts along the line, the force acts along the line joining the centers of the two bodies, the centers of the two bodies, ठीक है बेटा। अभी तीसरी बात इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जब हम किसी बॉडी पे क्या डालते हैं, फोर्स डालते हैं, तो 8th क्लास में और इसी 9th क्लास में आपने एक बात सीखी होगी कि फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद आया आपको? वेक्टर क्वांटिटी बोले तो वो क्वांटिटी है जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है। अब ये फोर्स बेटा, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? और गेटिंग टू इट, अब इसी डायरेक्शन के बारे में बेटा न्यूटन क्या बोलता है, ये फोर्स जो है, ठीक है, ये फोर्स उस लाइन पे एक्ट करता है जो लाइन इन दो बॉडीज के सेंटर को आपस में जोड़ती है। कहने का मतलब ये फोर्स जो बेटा, ये बॉडी का बेटा यह मानस को अट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन फोर्स बेटा, फोर्स की डायरेक्शन बेटा, ये बेटा फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात आपको समझ आई? और इसी तरह ये वाली बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी। और गेटिंग टू इट, तो ये बेटा इस बॉडी के फोर्स की
अट्रैक्शन होगी। बात आपको समझ आई? इसी का मतलब हुआ कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है वो उस लाइन के मतलब उसकी डायरेक्शन उसी लाइन के हिसाब से होती है जो लाइन इन दो बॉडीज को आपस में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बात आपको समझ आई? और गेटिंग टू इट। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, इसी लाइन के हिसाब से एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। और गेटिंग टू इट। बात बेटा समझ आई? तो ये मैं बता रहा हूं कि ये बेटा न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 3 बातें बताई। और गेटिंग टू इट। तो याद रखिए ये बातें चूंकि न्यूटन ने बताई है इसलिए ये मतलब जो कुछ उसने कहा इसको हम न्यूटन के नाम से ही न्यूटन के नाम से इन बातों को हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से बेटा जानते हैं। ये जितनी भी बातें हैं, ठीक है, अरे मैं जितनी भी बातें कही ना, ये साइंस में एक बार मान लीजिए साइंस का एक लॉ बन गया और ये लॉ बताया किसने, ये बातें न्यूटन ने कही, इसलिए इन बातों को हम न्यूटन के नाम से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें बेटा एक वर्ड मैंने जोड़ा है यहां पे, वी हैव अ वर्ड हियर, द वर्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों? व्हाई यूनिवर्सल? व्हाई यूनिवर्सल? कुछ पीछे जाओ। पहले लेक्चर मैंने बात कही थी, अब मैंने कहा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज जो होती है उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। और जहां तक इस लॉ की बात है, ये लॉ हमारी यूनिवर्स में हर जगह बेटा क्या होता है, अप्लाई होता है। बात समझाई? और इसीलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात बेटा समझ आई? अच्छा फिक्र तरह थोड़ा सा बेटा आगे जाते हैं, लेट मी गो अहेड। आपने बेटा ये लिखा, हैव यू पुट इट डाउन, ठीक है, मेरा भी डाउट, चलिए मैं आई रहा बेटा। तो देखिए इन तीन में से न्यूटन्स लॉ में जो 3 बातें हैं, इन 3 में से 2 बातों को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया ना। जरा वो पहली बात क्या थी बताइए जरा। F is directly proportional to M1 multiplied by M2, ठीक है। और दूसरी बात क्या थी बेटा, F is inversely proportional to 1 upon r square, ठीक है। देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब इन 2 बातों को हम आपस में कंबाइन कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये भी उसी फोर्स की बात है, ये भी उसी फोर्स की बात है, एक ही फोर्स की बात हो रही है ना, तो इनको बेटा आपस में हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग द 2। तो कंबाइन करने पे इन 2 में से 2 F लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक ही लिखेंगे, लिखेंगे F, ठीक है। यहां पे भी बेटा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे, इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसके बाद ऊपर M1 डॉट M2 और इसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय नीचे R स्क्वायर, ठीक है। जरा बेटा इस बात को देख लीजिए, ये स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, जो कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया ना, ये उस स्टेटमेंट का की एक छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। अगर कोई पूछे ना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ बताओ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, आप शॉर्ट में ये कह सकते हो F is proportional to M1 M2 divided by R square, this is न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। बात समझ आती है? ये है क्या, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब भी वही है, gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of distance between the 2 bodies। और getting to it, काचा कुबर समझिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफी है, तो इसके आगे हम कल जाएंगे। That's all for today. Thank you. Meet you tomorrow in the same class. Okay.